आजमगढ़ छोड़ा अब झगड़ा लड़ाई, हरिहरपुर संगीत विद्यालय बनगल चला करा संगीत की पढ़ाई। तो हम लोग तो ये आजमगढ़ की पहचान जानते हैं कि आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती है, कलाकारों की धरती है। कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, बुलडोजर बाबा चाँप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं। अखिलेश यादव जी धर्मेंद्र यादव को फंसाने के लिए भेजे हैं। उन्होंने इसलिए भेजा कि इनका भी काम यही तमाम हो जाए और वो अपने आगे किसी को बढ़ने देना नहीं चाहते। सियासी तपिश बढ़ती जा रही है और इसके केंद्र में है पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट आजमगढ़, जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं और उनका मुकाबला इस बार बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से है। साल 2022 के लोकसभा उपचुनाव में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, लेकिन इस बार बाजी किसके हाथ लगेगी? आजमगढ़ के मन में क्या है? क्या आजमगढ़ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी या फिर खिलेगा इस बार बीजेपी का कमल? आज होगी इसी बात की पड़ताल। चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी इस वक्त एक चाय की दुकान पे ही मौजूद हैं, क्योंकि जो सियासत का मूड होता है वो चाय की दुकानों पे ही असल समझ में भी आता है। और यही कारण है कि देखिए चुनाव के प्रचार के घूमते घूमते हम इस वक्त एक चाय की दुकान पे मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कितने ढेर सारे जो लोग हैं, खासतौर से जो इनके प्रशंसक हैं, इनके चाहने वाले हैं, जो फैंस हैं, वो इनको देखकर यहाँ पर रुक गए हैं। दिनेश जी, किस तरीके से आजमगढ़ की इस चुनाव को आप देखते हैं? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था, बहुत क्लोज फाइटिंग थी। इस बार आप किस तरीके से देखते हैं? इस बार बहुत आसान है और उसका कारण ये है कि ये जो आजमगढ़ की जनता है, इनको भी पता है कि हम लोग यहाँ 300 दिन रह के काम करते हैं। जनता ने उनको भी मौका दिया था। 19 में जीते तो भी भाग गए, 22 में हारे तो भी भाग गए, पर हम लोग 19 में हारे थे तो भी यहाँ रह के काम कर रहे थे और 22 में जीते तो भी यहीं रह के काम किए। और सबसे बड़ी बात, जो ये समय है एक प्रत्याशी के लिए सबसे कठिन समय है कि हमको गांव-गांव जाना है, सबसे हाथ जोड़ना है, वोट मांगना है। इस समय जिस प्रत्याशी को वोट मांगने का टाइम नहीं है, वो चुनाव के बाद टाइम दे पाएगा आजमगढ़ में? आप सोच सकते हैं कि वो आते हैं 3 दिन के लिए और उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई बड़े नेता हैं वो। चाय पीते रहिए, चाय ठंडी हो जाएगी फिर। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि जब हार गए तो आप इतने बड़े नेता हैं कि आजमगढ़ वोट मांगने का टाइम नहीं है, तो जीत जाएंगे तब तो और बड़े नेता हो जाएंगे, तब तो यहाँ आने का आपको और टाइम नहीं मिलेगा। पर जो यहाँ रहेगा नहीं, वो यहाँ के लिए काम कैसे कर पाएगा? आपसे कुछ देर पहले हमने उनसे भी बात की तो बड़ी दिलचस्प बात एक निकल के आई कि उनका ये कहना है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़े। मेरी चाहत है कि वो अखिलेश यादव चुनाव लड़े और वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरी उम्मीदवारी को आप अधिकृत तौर पे ना मानिए, मेरी चाहत है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते। तो इसे आप किस संकेत के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये चुनाव से पहले भागेंगे और ये उसी का संकेत है। उन्होंने फिर भागने का संकेत दे दिया कि अखिलेश यादव जी इनको भेजे हैं और ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव लड़े। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव जी ने सोचा कि भाई चलो वहां पे पिच तैयार करो, उसके बाद हम बल्लेबाजी करने आएंगे? हाँ। अखिलेश यादव जी को पता है कि आजमगढ़ ने जब उनको मौका दिया था तो वो आजमगढ़ में काम नहीं किए, छोड़ के चले गए और उसी का नतीजा था कि 22 में यहाँ कमल खिला और वो लोग हार गए। तो उनको पता है कि ये जो 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी को मिला, इस 1.5 साल में यहाँ इतना काम हुआ है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, यहाँ नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, यहाँ नई रेल लाइन बन रही है, यहाँ बिलैसा का ब्रिज बन रहा है, यहाँ जितनी सड़कें हैं सारी सड़कें बन गई, विश्वविद्यालय बन गया, संगीत महाविद्यालय बन गया। देखिए ये हरिहरपुर से हैं, हरिहरपुर के ये संगीतकार हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और यही लोग हमको बताए थे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हम रहें। तो हमने इनसे वादा किया था कि आप टेंशन मत लीजिए, होगा। और आज इनसे पूछिए, वहाँ पढ़ाई भी शुरू हो गई, संगीत विद्यालय बन गया। बिल्कुल 2 साल पहले या शायद 1 या 1.5 साल पहले ही अमित शाह जी ने उसका उद्घाटन भी किया था, हम लोग पहुंचे थे। बनारस घराने के बाद शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा घराना है अगर यूपी की। हरिहरपुर घराना जो है पूरे विश्व में विख्यात है। पर ये लोग किसान हैं, किसानी करते हैं और संगीत की साधना करते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे जो है वहां पे गाते हैं, साधना करते हैं संगीत की। तो उनको उनके गांव में ही रोजगार दे देना, ये होता है।
भारतीय जनता पार्टी का काम, और ये हम लोगों ने किया है। हरिहरपुर गांव को आप एक बार अगर समय मिले तो जाके देखिए, उस गांव की सड़कें देखिए, उस गांव में क्या क्या बन रहा है वो देखिए। और दूसरी तरफ ये लोग भी कोई गांव को ऐसे लिए थे कि हम भी बनाएंगे, उस गांव को भी जाके देखिए उसकी क्या हालत है। कौन? तमौली गांव। तमौली गांव एक बार जरूर जाइएगा, देखिएगा, जिसको ये लोग सपा वालों ने कहा था कि हाँ, और उसकी क्या हालत है। और हम लोगों ने हरिहरपुर को कहा कि हम इसको सजाएंगे, तो हरिहरपुर में उसमें कितना अंतर है आप देखिए। तो हम लोग तो यहाँ रह के काम करना चाहते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं कि एक बार फिर से आजमगढ़ को सरकार से अलग कर दें। ये जो विकास की रफ्तार है उसमें से आजमगढ़ को यार्ड में ले जाके खड़ा कर दें। पहले भी खड़ा किया था तो आजमगढ़ पिछड़ गया था। अब जब सरकार के साथ जुड़ के आजमगढ़ तेजी से विकास कर रहा है, तो इन लोगों को क्या तकलीफ है आजमगढ़ से? क्यों आजमगढ़ को सरकार से दूर करना चाहते बार बार? हम तो यही पूछते हैं उनसे। आप भी पूछिएगा कि क्यों आप आजमगढ़ से क्या दुश्मनी है कि आजमगढ़ अगर विकास कर रहा है, सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनने जा रही है, पूरा देश उनके साथ है, आजमगढ़ भी उनके साथ है। तो ये कहते हैं कि भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो था वो हमने बनवाया, फिर सिर्फ उसको एक फाइनल टच योगी जी ने दिया। एयरपोर्ट की बात करते हैं कि हमने दिया, जमीन हमने दी, वो तमाम तरह की बातें करते हैं। नहीं, तो उसका जवाब है, उन्होंने खाली कागज पे योजना बनाया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जमीन लेनी पड़ती है, और वो मोदी योगी जी ने किया। उसके बाद जो एयरपोर्ट की बात करते हैं, ये एयरपोर्ट इन्होंने अपने प्लेन उतारने के लिए किया था। हम लोगों को जब मौका मिला 1.5 साल में हम भाग के गए, डीजीसीए से हमने लाइसेंस लिया कि यहां से जनता के लिए जहाज उड़े। तो उन्होंने जो अपने लिए बनाया था वो हम लोगों ने जनता के लिए कर दिया। मोदी जी आए और उसका उद्घाटन किए, और अब उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाने जा रहे हैं, ताकि यहीं से मुंबई के लिए, यहीं से दिल्ली के लिए, दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। ये काम हम लोग करना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से पूरे यूपी में जो काम किया है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? और खासतौर से जो योगी गवर्नमेंट की जो यूएसपी रही है, वो सबसे अधिक कानून व्यवस्था के मोर्चे पे ही उन्होंने काम किया है, और वो उसको ठोक बजा के, गा बजा के एकदम बिल्कुल कह भी रहे हैं। और वो साफ कह रहे हैं कि भाई इस बार राम नाम सत्य तो माफियाओं का हमने कर दिया, अब माफियाओं को मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। चूंकि ये सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि आप जिस बेल्ट से हैं, आप रहने वाले गाजीपुर के हैं, आपकी कर्मभूमि आजमगढ़ है, और ये जो पूरा बेल्ट है वहां पर माफियाओं का बोलबाला रहा है। तो अब इस पूरे इलाके में किस तरीके से आप शांति देखते हैं? किस तरीके का सिनेरियो, तस्वीर अब कितनी बदली हुई है, खासतौर से कानून व्यवस्था की तस्वीर ही बदल गई। जहां पर की गुंडागर्दी होती थी, वहां पर आज देखिए ना कि संगीत का विद्यालय खुल गया, वहां संगीत की पढ़ाई हो रही है। तो हम तो यही कहे कि आजमगढ़ छोड़ा अब झगड़ा लड़ाई, हरिहरपुर संगीत विद्यालय बनकर चला करा संगीत की पढ़ाई। तो हम लोग तो ये आजमगढ़ की पहचान जानते हैं कि आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती है, कलाकारों की धरती है, ऋषियों की धरती है, महर्षियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है। हम इसके लिए आजमगढ़ को जानते हैं। पर ये लोग लेकिन बीच में एक ऐसा वक्त भी था, एक ऐसा दौर भी था जब आजमगढ़ की पहचान ही आतंक और आतंकियों से हो गई थी, क्योंकि बढ़ावा देती थी ना। सपा की गवर्नमेंट जो थी वो इनको पोषित करती थी, गुंडों को, माफियों को, उनको बढ़ावा देती थी, और जो उनको पकड़ने का काम करता था उसको ये लोग जो है उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसने पकड़ा कि भाई तुम गैर कानूनी हथियार खरीद रहे हो, जो पकड़ा उसका तो जिंदगी बर्बाद कर दिए, और इनको बढ़ावा दे दिए, गुंडों को, माफियों को बढ़ावा दे दिए। तो आज जब योगी जी उन सभी गुंडे माफिया पे नकेल कस के कानून व्यवस्था दुरुस्त किया है, तब यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तब आजमगढ़ जैसे जिले में 22 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। कोई डर नहीं रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, कहाँ शूटिंग करना, आजमगढ़। सब लोग आ रहे हैं, आके यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, किसी को किसी से डर नहीं है, क्योंकि पता है कि कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। बुलडोजर बाबा चाँप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं। देखिए एक सत्य ये भी है कि जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में योगी और मोदी की प्रचंड लहर थी, उस दौर में भी आजमगढ़ की जो 10 सीटें थी वो समाजवादी पार्टी ने जीत ली। लोकसभा उपचुनाव में आप भले ही जीते हो, लेकिन जो वोट का परसेंटेज था, जो मार्जिन था, वो बेहद कम था। 2014 हम देखते हैं, 2019 देखते हैं, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ से सपोर्ट मिला। तो हालात क्या बिल्कुल चेंज हैं, या किस तरीके से आप देख रहे हैं ग्राउंड पे जब जा रहे हैं? तो क्योंकि कहा यह जाता है कि यादवों में सेन लगाने के लिए आपको आगे किया गया है। यादव भी मेरे साथ आ गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी मेरे साथ आ गए हैं। अभी बाबा साहेब की जयंती थी, हम लोग घूम रहे थे उनकी जयंती में, तो जो
बसपा के लोग थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कि भैया हम भी मोदी जी के काम से इतना खुश हैं कि हमको भी मोदी जी ही चाहिए। जो यादव लोग हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि भैया हम अखिलेश यादव को और धर्मेंद्र यादव को तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन 1.5 साल में हमारा कोई काम हुआ है तो हम आपके पास आए और अपना काम कराए हैं। तो ये यादव लोगों को भी पता है, चाहे वो बीडीसी हो, प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, सब लोग मेरे साथ आ गए। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि यादव किसी एक पार्टी की बपौती नहीं रह गई है। नहीं रह गई है। आपने उस मिथक को तोड़ने का काम किया है। अगर मैं यहाँ रह के काम नहीं करता तो नहीं हो पाता, लेकिन जब मैं यहाँ रहा तो लोगों को भरोसा आ जाएगा कि हाँ भाई ये भी तो यादव है। टिकने वाला प्लेयर है, भागने वाला नहीं है। भागने वाला नहीं है। मैंने कहा था पूरी मुंबई यहीं उठा के लाऊंगा और ला दिया। यहीं शूटिंग होती है, जहाँ खेत में शूटिंग हो रही है वहीं मेरा ऑफिस लग जाता है। वहीं पे जो भी आया, माँ आई गई, कोई चाची आ गई, कोई भैया आ गए, उनका जो काम है तुरंत पत्र बन जाता है। पत्र बना के प्रधानमंत्री जी को भेजना है, मुख्यमंत्री जी को भेजना। आप सोचिए 1.5 साल में हम लोग आजमगढ़ रहे तब न कर पाए कि 12 करोड़ रुपए खाली गरीबों का इलाज कराया हमने। 12 करोड़ रुपए सोचिए। तो ये जब यहाँ रहेगा आदमी देखेगा कि भाई किसी को तकलीफ है, वो आया आपके पास बताया कि हम गरीब हैं और हमारा इलाज बच्चे का कराना है, 15 लाख रुपया चाहिए, हमारे पास नहीं है, तो वो हम भी नहीं दे पाते अगर हम यहाँ नहीं रहते। तो हमने पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, उनका इलाज हो गया। तो ये चीजें हैं और इसलिए आज अगर धर्मेंद्र यादव भी भागना चाहते हैं तो वो 3 दिन के लिए आजमगढ़ तरीका कुछ खोज रहे हैं क्या, कुछ तरकीब निकाल रहे हैं क्या यहाँ से निकलने की? आपको लगता है कि तरकीब कुछ निकाल रहे हैं? अच्छा, आप तक ये बात पहुंची थी, सुबुगाहट है ये कुछ? हाँ। क्योंकि आज तो हमारे कैमरे पे उन्होंने ये बोला कि मेरी चाहत है कि अखिलेश यादव जी यहाँ पे चुनाव लड़े और भारी से भारी मतों से जीती है और मेरी उम्मीदवारी को एक अधिकृत तौर पे न माना जाए। वो इस तरीके से कह रहे हैं क्योंकि वो समझे, थोड़ा लेट समझे कि यहाँ पर अखिलेश यादव जी धर्मेंद्र यादव को फंसाने के लिए भेजे हैं। उन्होंने इसलिए भेजा कि इनका भी काम यही तमाम हो जाए और वो अपने आगे किसी को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। ये कारण है। धर्मेंद्र यादव एक बार हारे थे तो खुद आना चाहिए था लड़ने में। तो चैलेंज किया था कि आप आइए, आप ही से लड़ना है मुझे, तो आए नहीं, धर्मेंद्र यादव को भेजे। अब धर्मेंद्र यादव समझ गए, जब 3 दिन आए, घूमे, तो जनता का रुख देखा कि अरे ये तो सब लोग इसी के साथ है। सब लोग एक ही बात पूछ रहा है कि भैया आप तो हार के एक भी दिन दिखे नहीं, वो तो हारा तो भी यहीं था, जीता तो भी यहीं था और यहीं रहता है, यहीं काम करता है, तो आप फिर क्यों आए भैया? तो ये सवाल का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो समझ गए कि यहाँ से निकल लेने में भलाई है। अच्छा, एक क्वेश्चन की भोजपुरी को हम देख रहे हैं, भोजपुरी एक्टर्स जो हैं उनका जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है, लेकिन आपके एक जो साथी हैं रवि किशन जी, वो थोड़े मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। जिस तरीके से उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया है, इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? और हालांकि चूंकि उसमें एक समाजवादी पार्टी के एक नेता का भी नाम सामने है, तो क्या एक राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए उस महिला को यूज किया जा रहा है, या फिर आप चूंकि बहुत क्लोज रहे हैं रवि किशन जी के, इस वजह से ये सवाल आपसे किया जा रहा है? नहीं, हो सकता है क्योंकि ये चुनाव के समय ही ये बात क्यों आई है सामने, तो निश्चित रूप से कोई साजिश हो सकती है। अब वो तो देखिए जांच के बाद ही समझ में आएगा, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर चुनाव के समय ही इस तरह की बात हो रही है तो हो सकता है। रवि किशन जी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके मूड मिजाज से क्या लगता है? भाई इतने सालों से है वो इंडस्ट्री में, आप पिछले 10-12 साल से सियासत में भी रहे हैं। देखिए, किसी के निजी जीवन पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, वो उनका निजी जीवन है, उसको वही बता पाएंगे, उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। एक और एक्टर थे पवन सिंह, उनको लेकर भी बहुत हो हल्ला था, लेकिन बीच में उनका पत्ता वो वापस ले लिया। तो आप लोग को कसक है कि वो आपके साथ के बीजेपी के एक अच्छे मतलब एक सक्रिय कार्यकर्ता तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बीजेपी में एक्टिव थे वो, लेकिन अंतिम वक्त में उनका, मुझे लगता है जहां वो इच्छा कर रहे थे लड़ने की, वहां पे उनको नहीं मिल पाया। वहां कोई हमारे पहले से उम्मीदवार थे, तो जहां पार्टी ने उनको दिया कि एक जो सीट खाली है वहां पे लड़ने के लिए, पर उनकी इच्छा है कि वो वहां नहीं लड़के निर्दल लड़ना चाहते, तो ये भी उनका निजी फैसला है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। जिसको जैसे लोकतंत्र में लड़ना है वो लड़ सकता है।